नमस्कार आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आपको, आपके दर्शकों को और वापस बुलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आदित्य जी, अमेरिका में इमिग्रेंट्स के साथ जिस तरह का बर्ताव हो रहा है उसमें आप देखो कि एक और शख्स है, उसको भी पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी। दोनों ही जो मारे गए हैं वो दोनों ही सिटीजन हैं, इमिग्रेंट नहीं है, पहली बात तो। और इमिग्रेंट्स के ऊपर देखिए क्या है कि सोमालिया एक ऐसी कंट्री है जिसको अफ्रीकन्स भी पसंद नहीं करते, अफ्रीका में। अब वहाँ से इतने सारे नंबर्स लेके लाए गए और वो भी सीआईए के इंटरनल प्रोजेक्ट के लिए लाए गए। बाय द वे, क्या होता है कि जब कोई सीआईए रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन करता है तो वो जो लोग उसको हेल्प करते हैं उन सबके लिए वो अमेरिका बुलाने का प्रॉमिस करते हैं। ओके, अब उसके चक्कर में उन्होंने इनिशियली 1000 परमिट्स दिए थे सोमालिया में, क्योंकि सोमालिया में वो बहुत पहले से इन्वॉल्व है, क्योंकि उनको सोमाली लैंड बनाना था बाय द वे, अब बनाया जाके। ओके, तो इसलिए बहुत लंबे समय से वो इन्वॉल्व थे और बार बार तो 1000 लोगों का परमिट अब वो हो गया 50,000 और 50,000 लोग इधर लाए गए, इंक्लूडिंग इलान उमर। इलान उमर तो वहाँ के जनरल की बेटी है, तो जो उस सिविल वॉर में लगा था, उस जनरल की डेथ हो गई, वहाँ पे मार दिया गया, तो इलान उमर भी वहीं से लाई गई। और इन्होंने इतना करप्शन किया है बाय द वे सोमालिया, मिनेसोटा में, ये जो जितने भी अल शबाब ग्रुप है ये सब उससे कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, सारे सीआई के प्रोजेक्ट्स हैं वो। तो इतना इन्होंने करप्शन किया मिनेसोटा में कि आप सोचिए कि 3.5 बिलियन डॉलर्स का करप्शन, मतलब ये करप्शन क्या है, वो सारा पैसा भेज रहे हैं नकली नकली डे केयर खोल खोल के। और तो प्रॉब्लम इज जेन्युइन मिनेसोटा में, डे केयर खोला हुआ है, एक एक डे केयर 10-10 मिलियन डॉलर कमा रहा है हर साल। ये इलीगल इमिग्रेंट्स है सारे के सारे, क्योंकि देखिए उसमें एप्लीकेशन भरनी पड़ती है, अगर एप्लीकेशन में गलत इन्फॉर्मेशन भरते हैं उसको इलीगल एप्लीकेशन माना जाता है, क्योंकि अगर बाद में प्रूव हो गया कोर्ट ऑफ लॉ में आपने झूठा इन्फॉर्मेशन दिया है तो इलीगल बन जाते हैं आप बाय लॉ। तो अब उसमें इन्वेस्टिगेशन करने में 50,000 लोगों का, तो आपको पता ही कि अमेरिकन को वोट काउंट करना भी नहीं आता है, तो इस 50,000 के अगर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उनके पास रिसोर्सेज नहीं करने के लिए, तो उन्होंने आइस ऑफिसर्स को भेजा, इमिग्रेशन कस्टम एनफोर्समेंट। ये जो ऑफिसर्स हैं, ट्रंप ने अपने इस टर्म में उनको रैंडमली रिक्रूट किया है कि कुछ लोग जेल में थे उनको बाहर निकाला और उनको मैंडेट दिया घर से खींच के लाओ, अरेस्ट करो, भेजो। और हर आइस ऑफिसर को $18,000 पर मंथ इनकम होती है, सैलरी दी जाती है, प्लस कमीशन ऑन हाउ मेनी पीपल दे डिपोर्ट। तो जैसे ही कमीशन की बात आ जाती है, अब वहां पे तो उनको जल्दी जल्दी लोग चाहिए, तो अप्रोक्सीमेटली 13% ऑफ ऑल द अरेस्ट दे हैव मेड वो सिटीजन्स थे, जो अमेरिका के बोनाफाइड बॉर्न सिटीजन है। यहाँ तक कि 4 नेटिव अमेरिकन को भी अरेस्ट कर लिया। तो नेटिव अमेरिकन तो पूरा सॉवरेन कंट्रीज है सारी की सारी, उनके ऊपर कोई अमेरिकन लॉ नहीं चलता, वो तो ट्राइबल लैंड्स में रहते हैं, तो ट्राइबल लैंड्स में घुसने की कोशिश करी इन लोगों ने। तो नाउ द वो लोग मैंडेट से ऊपर ही काम कर रहे हैं, विच इज अनहर्ड ऑफ इन एनी सिविलाइज्ड कंट्री, नॉट जस्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब भारत में तो इतना फ्रीडम है कि बांग्लादेशी भी खुल के घूम रहा है सीना तान के, बोल रहा है मेरे पास आधार कार्ड और मैं वोट करूंगा, मैं वोट करता हूँ, मेरे वोटर आईडी भी है। यहाँ पे वोटर आईडी नहीं है किसी का, लेकिन आपको ड्राइवर्स लाइसेंस मिल गया, इसका मतलब आप लीगल है टू सम एक्सटेंट। तो इतना फ्रॉड था इलीगल्स का, इतना है कि इन सबके पास ड्राइवर्स लाइसेंस भी है, इन सबके पास सोशल सिक्योरिटी भी है, इन सबके पास ऑलमोस्ट देर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग ग्रीन कार्ड्स आल्सो, और ये सब बाइडेन के समय में लाए गए थे। तो प्रॉब्लम इज जेन्युइन। आपने देखा ही था कि एक भारतीय की ऑस्टिन में कैसे गर्दन काट दी इन्होंने, और उस आदमी ने ऐसा और फुटबॉल की तरह खेला और गार्बेज में डाल दिया और बच्चे और माँ के सामने मारा, पत्नी और बच्चे के सामने मारा। तो प्रॉब्लम इज वेरी बैड। आई टोटली अंडरस्टैंड द सिवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम, लेकिन जिस तरह ये सामान्य नागरिकों को पकड़ रहे हैं और बिना पूछे हुए उनको उनके ऊपर फोर्स यूज कर रहे हैं, दैट इज अ प्रॉब्लम। द मेथोडोलॉजी इज अ प्रॉब्लम और द मैंडेट इज अ प्रॉब्लम। आइडियली क्या होना चाहिए, इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए, फटाफट अरेस्ट करें, कोर्ट्स के सामने लेकर जाए, लेट द कोर्ट्स डिसाइड। इट्स ए सिविल सोसाइटी, इट्स नॉट ए
ऐसा नहीं है कि कुछ सम पीपल आर रियली बैड क्रिमिनल्स, जैसे उस आदमी ने काट दिया एक भारतीय का सिर, वो दीज आर अ वेरी क्रिमिनल एलिमेंट्स। प्रॉब्लम क्या है कि इनके पास कोई डेटाबेस ही नहीं है कि कौन क्रिमिनल है कौन नहीं क्रिमिनल है, ये डेटाबेस ही नहीं है। तो इतने बड़े बड़े पैरेंटल की बात करते हैं और सब। सो नाउ व्हेन यू डोंट हैव अ डेटाबेस, यू डोंट हैव अ रिकॉर्ड, और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है, देन दे आर अज्यूमिंग एवरीवन इज ए इलीगल क्रिमिनल, क्योंकि उसको रिकॉर्ड ही नहीं। तो उनको जैसे ही मिलता है, आप सोचिए, मिनेसोटा में मैंने सुना, मिनेपोलिस में मैंने सुना कि दूर से ही सोमाली जितने भी इन लोगों के सपोर्टर्स हैं, ज़्यादातर वो वाइट लोग हैं, बाय द वे, नॉट ब्लैक नॉट दिस थिंग, वो यहाँ के वाइट लोग हैं। दूर से बता देते हैं कि ये आइस की कार आ रही है, छुप जाओ घर में, छुप जाओ घर में। और एक एक घर में 12-12 लोग रह रहे हैं, 2 रूम में 3 रूम में, विच इज़ इलीगल इन अमेरिका। अपार्टमेंट्स में भी अगर आप रेंट करने जाते हो, पूछते हैं कितने लोग रहने वाले हैं, तो अगर उस अपार्टमेंट की कैपेसिटी या लीगल उससे बाहर है जनरली, तो उस पर आपको रोक लगती है कि यू हैव टू टेक अनदर अपार्टमेंट, नॉट द सेम अपार्टमेंट। दैट्स हाउ दे मेंटेन क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे 12-12 13-13 लोग रह रहे हैं इलीगली, तो आइस के पास कोई चारा ही नहीं उनको ऐसे नहीं करने का। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बट द वे दे एग्जीक्यूट द मैंडेट वो गलत है। आप पब्लिक डिस्प्ले बना रहे हो लोगों को डराने के लिए, और पब्लिक में आप खींच के ले गए, ये तो सीधा सीधा ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, सीधा सीधा। क्योंकि आप एक जानवर से भी बेकार ट्रीट कर रहे हो। और आपने वो बनाया हुआ है एक अल्काट्राज फ्लोरिडा में, जहाँ पे आसपास मगरमच्छ घूम रहे हैं, पानी बढ़ जाता है, पानी अंदर, मगरमच्छ अंदर घुस जाते हैं। कितने लोग तो उससे भी मर गए होंगे, मुझे पता नहीं कितने नंबर मरे होंगे, बट और उसको ट्रम्प ने इनॉग्रेट किया था बाय द वे। तो जब ये आप इस तरह के एक्शंस लेते हैं, और दो, एक तो आपने वो महिला जो है, उसके वीडियोस तो मैंने करीब 50 बार देखे होंगे रिवाइंड करके, वो उस आइस एजेंट से अलग जा रही थी, और उस आइस एजेंट के साथ किसी और की लड़ाई हुई थी, और उसने उसके पॉइंट ब्लैंक सामने जाके गोली मार दी, उसके कुत्ते के सामने, उसके पीछे बच्चों को छोड़ के आ रही थी। सो दैट हैज क्रिएटेड लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन परसेप्शन कि ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, एंड दीज पीपल आर गेस्टापो, मतलब नाजी अमेरिका बन चुका है। तो ये जो अब जब ये इंसिडेंट हो गया है, जो व्यक्ति बोल रहा है कि मेरे पास बंदूक है, मैं मारने के लिए, आपको बताने के लिए कर रहा हूँ ताकि आप मेरी बंदूक हटा लो मेरे हाथ से, वो बोलने के लिए कर रहा है। वो आपने उसके ऊपर गोली चला दी, वो भी एक बार नहीं 5 बार चलाई। तो ये गलती से नहीं हुआ, चलिए पहली गोली गलती से चल गई हो, लेकिन 5 बार तो नहीं होता ना। तो एंड उसको बाकी रिपोर्टर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, बाकी सोशल जितने भी कैमरेज होंगे सारी दुकान में सब लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसके बाद यही आइस एजेंट जाते हैं किसी टाको शॉप में मैक्सिकन फूड खाने के लिए, तो मैक्सिकन उनको ओनर्स उनको बाहर निकाल के फेंक देते, बोलते तो यहाँ पे तुम खाना नहीं खा सकते। तो इट हैज बिकम ए नॉर्मल नाउ कि आप अगर आइस के लोग हो तो आप घर पे यहाँ किसी भी रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा सकते। सो प्रॉब्लम इज जेन्युइन, लेकिन द वे दे आर एग्जीक्यूटिंग इट, वो तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। उसके ऊपर तो पूरे विश्व को इस पे बात करनी चाहिए। अभी बराक ओबामा ने भी तो ट्वीट किया है ना, उन्होंने भी तो ये सब बोला है कि सब पार्टी से अलग हटकर इस मुद्दे पर पूरे अमेरिका को एक होना चाहिए। लेकिन ताज्जुब की बात ये है ना कि ये इमिग्रेंट्स के साथ जो लोग कर रहे हैं, आइस ऑफिसर, उनको क्या फर्क पड़ता है? उनको हर महीने $18,000 मिल रहे हैं और उनको कमीशन भी मिल रहा है, तो वो तो बेतहाशा करेंगे, कहीं तो कोई कंट्रोल करेगा इनको या नहीं। और वो अमेरिका, आदित्य जी, जो दूसरे देशों में घुस घुस कर ह्यूमन राइट वायलेशन पर तमाम तरह के बिना मतलब के सवाल उठाता है, अपने देश में क्या हो रहा है ट्रंप के, उस पर ध्यान नहीं जा रहा उनका। देखिए क्या है कि इस पे तो भारत को बहुत बात करनी चाहिए, क्योंकि भारत को बहुत टारगेट किया है, बहुत लेक्चर सुना है ह्यूमन राइट्स पे। उर्सुला वॉन डर लेन अभी भारत में है, तो भारत को भी उनको 2-3 लेक्चर सुनाने चाहिए कि भाई आपने बहुत कमेंट किया है पहले भारत के ऊपर, ये भारत के ऊपर वो, दलित पॉलिटिक्स, चर्च को सपोर्ट करने के लिए, तो अब भारत का समय है, सुनाना चाहिए, बिल्कुल सुनाना चाहिए। इस पे तो हर एक स्पेशल विंग होना चाहिए जो सरजी गौर को बना के डिमांड्स देता रहे, लेटर देता रहे कि भाई ये देखो तुम्हारी कंट्री में हो रहा है, वी आर वेरी कंसर्न, वी आर वेरी कंसर्न, इट विल अफेक्ट द डील। अब तो डराने का समय आ गया ना अमेरिका को। पहले तो था कि हमारे पास कोई लेवरेज नहीं थी, अब यूरोपियन यूनियन के साथ हमारी लेवरेज है, तो उसको यूज करना चाहिए, क्योंकि यूरोप ही यूज कर रहा है तो हम लोग को भी यूज करना चाहिए। उन्होंने ऑलरेडी प्रेसिडेंट सेटअप कर दिया है, तो हम लोग को भी यूज करना चाहिए। देखिए ये समय क्या है ना
ये समय जो पुराना शिष्टाचार जो हम लोग ऑब्जर्व करते थे, वो शिष्टाचार भी रहा नहीं है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। ट्रम्प ने ये तू तड़ाक की बात लेकर आ गए हैं, तो तू तड़ाक में तो भारत से बढ़ के कोई है ही नहीं, हम तो कितना सुना सकते हैं इनको लॉजिक और रीजनिंग पे। तो ये अच्छा समय है लेवरेज यूज करने का मेरे हिसाब से। और मैं जिस तरह अमेरिकन पॉलिटिक्स देख रहा हूँ, अमेरिकन पॉलिटिक्स में कन्वर्सेशन ही नहीं है इस समय। मतलब ये कोई, वो आप जो भी बोले उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब रिजेक्ट कर देंगे तो डिस्कशन नहीं होगा, कांग्रेस में डिस्कशन नहीं हो सकता, सेनेट में डिस्कशन नहीं हो सकता, डिस्कशन होता है तो आधे लोग उठ के चले जाते हैं। तो कहाँ है फंक्शनिंग डेमोक्रेसी? अगर आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक भी बोलते हैं तो कहाँ है रूल ऑफ लॉ? कहाँ है वो जजेस जो इंटरजेक्ट करना चाहिए इस समय? जो भी सर्किट है उस जज, यहाँ पे 9 सर्किट्स होते हैं, whichever circuit is there, they should intervene and they should say, we want to uphold legal immigration to America, but the process has to be changed, which has to be enforced by the judiciary. Judiciary must step in मेरे हिसाब से। लेकिन जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होते हैं सारे जुडिशरी में अमेरिका में, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, because either the judges are totally left or the judges are totally right. So I don't know the way forward. So somebody from the state has to intervene. तो ये मेरे हिसाब से एग्जीक्यूटिव कोलैप्स है, जुडिशरी कोलैप्स है, लॉ इन्फोर्समेंट कोलैप्स है। कि कैसे वहां पे आपने बसा दिया जब आपको मालूम था कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। और ओबामा जो बात कर रहे हैं, ओबामा हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ओबामा ने तो प्रॉब्लम क्रिएट किया है ये, अब वो सडनली ये सब बातें कर रहे हैं। कोई ओबामा को जाके पूछे, आपने तो 9 मिलियन 90 लाख लोग निकाले थे अमेरिका से, प्लस आपने 21 कंट्रीज को बॉम्ब किया था, आप भूल गए कितने मिलियंस मरे थे बाहर आपकी वजह से, ओबामा से कोई पूछे तो इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई पॉलिटिकल डायलॉग नहीं है। इनको सुनते ही ट्रम्प रिजेक्ट कर देंगे, ट्रम्प बोलेंगे ही इज ए डेमोक्रेट, बस बात खत्म। तो काफी कोलैप्स दिख रहा है, वो सिस्टम्स, इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स दिख रहा है मुझे। पर अभी आप देखो कि पिछले हफ्ते यूनाइटेड नेशंस में ह्यूमन राइट्स कमीशन में ईरान के अंदर लोगों पर बड़ा अत्याचार हो रहा है, ये प्रस्ताव लेकर अमेरिका ही आया था ना। कितने दिन भारत ने तो उसमें नो वोट किया, लेकिन वहां पर घुसकर ह्यूमन राइट वायलेशन की बड़ी चिंता हो रही है डोनाल्ड ट्रंप को कि मैं बॉम्ब कर दूंगा, मैं हमला कर रहा हूं, तुम लोग जारी रखो, इमारतों पे कब्जा करो, दफ्तरों पे कब्जा करो। ये पाठ पढ़ा रहा है अमेरिका ईरान के लोगों को जो सड़कों पर उतरे हैं। और अपने देश में जो अब इस मामले के बाद जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं है। अब कोई नहीं बोलेगा कि तुम क्या कर रहे हो। भारत में बांग्लादेशियों को जब बाहर निकाला जा रहा है तो अमेरिका की एनजीओ फंड करती है यहाँ के बड़े बड़े लॉयर्स को कि वो केस लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाए, क्योंकि ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है। भारत में एक कहीं पर लिंचिंग हो जाती है, उस पर कितनी हाय तौबा मचा देते हैं ये लोग, कितने दोगले। इनसे सच एक्सपेक्ट करना बहुत ही खराब एक्सपेक्टेशन, चाहे वो सर्जियो गोर हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे उर्सुला वॉन डर लेयन हो, चाहे कोई भी हो, इन लोगों से सत्य की अपेक्षा करना ही पाप। पहली बात तो इनका इतिहास ऐसा है। ओके ना, दूसरी बात आपने बोली कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन, यूएनएचआरसी इटसेल्फ इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब यूएनएचआरसी के किसी भी रेजोल्यूशन पे आप देखिए, सारे के सारे वहाँ पे टॉप में जेनेवा में है इसका ऑफिस, वहाँ पे सारे के सारे तो इन्हीं इस्लामिक देशों से है, कोई पैलेस्टाइन से है, कोई पाकिस्तान से है, कोई अल्जीरिया से है, कोई उसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है यूएनएचआरसी का। तो भारत ने नो तो एक अलग स्टैंड पे किया क्योंकि वो भारत का नेबर है, भारत का वहाँ पे चाबार पोर्ट है, एक्टिव पोर्ट है, बंद नहीं हुआ है, एक्टिव पोर्ट है। तो भारत के लिए तो, और ईरान की जो करंट जो रिजीम है जो भी है उनकी, उसने भारत के विरुद्ध कोई ऐसा एक्शन भी नहीं लिया जिससे भारत को प्रॉब्लम। इनफैक्ट शाह के एक्शन से भारत को बहुत प्रॉब्लम थी। शाह यूज्ड टू हेट इंडिया बाय द वे, जो ज़ोरास्ट्रियन का बात करते। तो ये जो पूरा जो प्रोटेस्ट हुआ ईरान में, इसका भारत से मतलब जो पूरा का पूरा प्रोटेस्ट था वो एंटी, मतलब आप देखें यही लोग भारत को भी अपोज करेंगे। इट वॉज ए मैन्युफैक्चर्ड प्रोटेस्ट। तो आपको तो मालूम है किस तरह इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया। पाकिस्तान ने गन्स भेजी 60,000, ऑल दोस थिंग्स, और लोगों ने आपस में एक दूसरे को मारा। तो इट वॉज ए फेक प्रोटेस्ट, वो फेल हो गया। वो हार्डली 40% ऑफ ईरानियन टेरिटरी को टच किया
और वो वहीं पे वहीं फेल हो गया। और ईरान ने किसी को एग्जीक्यूट भी नहीं किया, सबको जुडिशरी में डाल दिया। सो ईरानियों जो यूएनएचआरसी का रेजोल्यूशन वो इटसेल्फ इज अ फॉल्टी रेजोल्यूशन, और ये सुन्नी कंट्रीज ने किया था। स्पॉन्सर्स किसने? मेजोरिटी ऑफ द वोटर्स सुन्नी कंट्रीज, और वो शिया कंट्री के ऊपर। तो सुन्नी शिया लड़ाई चल रही थी यहाँ पे। तो व्हाई विल इंडिया सपोर्ट इट? इंडिया हैज अ लार्ज शिया पॉपुलेशन आल्सो व्हिच इज वेरी प्रो मोदी। व्हाई विल दे सपोर्ट ऑल दिस थिंग्स? तो इसलिए ये पूरा का पूरा मैन्युफैक्चर्ड प्रोटेस्ट जो था, इस पे भारत को यूएनएचआरसी को अबैंडन करने की बात करनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्लोज इट डाउन, क्योंकि वो सिर्फ टेररिस्ट को सपोर्ट करता है और एंटी एंटी हिंदू, एंटी ज्यू, मतलब वो जो भी नेटिव पॉपुलेशन उनके विरुद्ध काम करता है। आज तक यूएनएचआरसी ने एक भी प्रॉपर मुद्दा नहीं उठाया कहीं का भी। उसने ना कभी पाकिस्तान में हिंदू जेनोसाइड पे उठाया, ना उसने बांग्लादेश में हिंदू जेनोसाइड पे उठाया, ना उसने नेटिव इंडिजिनस पीपल जो सब जगह क्रिश्चियन कंट्रीज में मारे जाते हैं, मुसलमान कंट्रीज में मारे जाते हैं, उनके ऊपर भी उसने कोई इशू नहीं उठाया। तो इट इज इररिलेवेंट बॉडी। तो यूएनएचआरसी का रेजोल्यूशन को तो भारत को क्वेश्चन करना चाहिए, लेकिन उससे बड़ी बात है कि अमेरिका जो कि यूएनएचआरसी की धज्जियां उड़ाता रहता है हर समय, वो क्यों गया वहां पे? उसका प्रिंसिपल रीजन ये है कि वो चाहता था कि भारत या अदर देश यूएन के अम्ब्रेला के अंडर आ जाए। पहले तो आप 66 यूएन के ग्रुप से निकले, ओके, उसके बाद आप यूएन के एचआरसी में रेजोल्यूशन देने जा रहे हो। क्या भारत के लोग मूर्ख हैं? कोई दूसरे देशों के लोग मूर्ख हैं क्या? एक्चुअली आईक्यू लेवल में तो अमेरिकन से बड़ा आईक्यू तो सबका है, इवन हाइथियंस का है। सो व्हाट इज द पॉइंट इन गोइंग देयर? तो इसलिए भारत को तो डायरेक्टली क्वेश्चन करना चाहिए यूरोप को और अमेरिका को कि भाई वी हैव सीरियस डाउट्स ओवर द ह्यूमन राइट्स ऑफ रेफ्यूजीज इन योर कंट्री, इंक्लूडिंग इलीगल इमिग्रेंट्स। उनका भी ह्यूमन राइट्स है। तो उस पर तो क्वेश्चन करना चाहिए भारत को। तो इसलिए हिपोक्रेसी तो दिख जाती है आपको। मतलब जैसे ही अमेरिका यूएनएचआरसी में गया, हिपोक्रेसी डाइड 1000 डेथ्स। हिपोक्रेसी डाइड 1000 डेथ्स। पर आदित्य जी, एक तरफ घर में आग लगे डोनाल्ड ट्रंप के इस इलीगल इमिग्रेंट के मामले पर, दूसरी तरफ कनाडा को धमकाने में लगे हुए हैं कि चाइना के साथ अगर ट्रेड किया तो 100% टैरिफ लगा दूंगा। और अब तो एक ऐसा ऑडियो सामने आ गया जिसमें साफ पता चल रहा है कि भारत पर जो टैरिफ लगाए गए थे वो सिर्फ बेंस का काम था, नवारो का और ट्रंप का। उनके तो अपने साथी इसके खिलाफ थे। तो इसमें तो ये और ज्यादा फंसते दिख रहे हैं ट्रंप अब। देखिए, मोदी जी ने इनका फोन उठाया नहीं फॉर अ रीजन। उनको मालूम है कि ये बकवास, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि इंडियन इंटेलिजेंस कुछ मालूम नहीं है। जयशंकर जी जब पेंटागन गए, पीट हेगसेथ उनको लेकर गए, तो जयशंकर जी ने बोला मैं यहाँ 41 साल पहले आया था। पीट हेगसेथ तो उसमें जेनिटर था नेवी में, ठीक है। तो मैं बस हाइपरबोले बोल रहा हूँ, ही वाज ए सोल्जर, बट जेनिटर में ऐसे बोल रहा हूँ, हाइपरबोले। तो जस्ट शो द लेवल कि भारत को कितना मालूम है अमेरिका कैसे काम करता है, पेंटागन कैसे काम करता है, सेनेटर कांग्रेस से कैसे काम करते हैं, ओके। तो भारत को मालूम है, और इसीलिए तो प्रधानमंत्री मोदी को इतना इंफॉर्मेशन है वहाँ के कांग्रेसमैन का। कितने, आप सोचिए कितने ज्यादा उनको लोग जानते होंगे जो फोन भी करते होंगे। हमारा आपको तो पता नहीं। अभी तो 3 तो मिलने आए हैं जयशंकर जी को, और मोदी जी से भी मिले, शायद मिले या ना मिले वो पता नहीं मुझे, बट जयशंकर जी से तो मिले। तो भारत हैज अ टाइट कंट्रोल ओवर द एंटायर इकोसिस्टम। शायद भारतीयों को पता लगना चाहिए कि भारत हैज वेरी टाइट कंट्रोल, क्योंकि मैं रेगुलर इन्वाइटी हूँ व्हाइट हाउस का, जाता रहता हूँ। जब भी मुझे कोई डिग्नेटरी आता है भारत से, प्रधानमंत्री आते हैं, तो जाता रहता हूँ। तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि द रिस्पेक्ट फॉर इंडिया अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम इज वेरी हाई, वेरी वेरी हाई। मतलब उनको एक बात है, भारत से पंगा मत लो। जो भी न्यूज मीडिया फैलाती है वो तो अलग बात है, लोग उल्टा सीधा बात करते रहते हैं, वो सारी प्रोपेगेंडा न्यूज होती है ज्यादातर। बट इंटरनली देयर इज अ यूनिटी इन द यूएस कांग्रेस एंड सेनेट कि भारत को अपने पास रखना है, क्योंकि भारत अगर चला गया तो अमेरिका डूब जाएगा, जैसे अभी डूब रहा है इस समय। तो उनको भारत चाहिए। इसलिए मैंने पहले बोला कि उर्सुला वॉन डर लेyen भारत को यूज करिए लेवरेज। तो हमने उसका लेवल ऊपर बढ़ा दिया। एक्चुअली मोदी जी इज वेरी स्मार्ट, उसका लेवल ऊपर कर दिया उन्होंने। तो अब वो जाके वो भारत की और बातें करेगी।
तो अब वहां पे चिंता क्यों हो जाएगी, वहां पे चिंता हो जाएगी। सर्जियो गोर तो देख रहा होगा अपनी उंगलियां अंगूठे को इधर उधर कर रहा होगा, है ना। कोई करियर डिप्लोमेट्स तो है नहीं, सारे पॉलिटिकल अपॉइंटीज है, सारे के सारे बिलियनर्स हैं। सर्जियो गोर भी बिलियनर। ये जो आपने टेड क्रूज की जो बात करी, टेड क्रूज, तो टेड क्रूज जो है दोगला आदमी है। ये हवा के रुख से बदलता है कहाँ जाना है। इसको प्रेसिडेंशियल कैंपेन करना है, तो इसने ये बात लीक कर दी। ही इज नॉट इन द फेवर ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प, ओके। और टेड क्रूज को मैं 2-3 बार मिल चुका हूँ, और मुझे कभी भी व्यक्ति अच्छा नहीं लगा पर्सनली। मेरा एक वाइब होता है, मैं मिला नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं आई। तो इनके खास मित्र हैं, बड़े खास मित्र हैं इनके, मेरे इधर ही रहते हैं। वो मुझे बोल रहे थे इसी स्टेटमेंट के ऊपर। मैंने उनको पूछा कि क्या बोला था उसने। बोलता है कि हाँ, वी आर ट्राइंग टू सेव इंडिया यूएस रिलेशंस। बोला। मैंने बोला आप लोग कौन होते हो भाई, टेड क्रूज कौन होता है? टेड क्रूज प्रधानमंत्री मोदी से भी 1-2 बार मिल चुके हैं, जयशंकर जी से भी मिल चुके हैं, ओके। और ये इनको अभी एक इजरायली मीटिंग में, एक मागा मीटिंग में इनको निकाल कर लात मार के बाहर फेंक दिया। सो ही वांट्स टू गेट बैक एट ट्रम्प, तो इसलिए ये स्टेटमेंट उन्होंने रिलीज किया। अब ट्रम्प की जो फर्स्ट ईयर टर्म का एक्सपीरियंस है वो सो बैड, मतलब ट्रम्प को इस तरह इन लोगों ने ट्रीट किया था, फिर उनको कोर्ट में लेकर गए, फिर बाइडेन के पूरे 4 साल रगड़ा के ताकि वो व्यक्ति अपनी हार मान जाए, इतने कोर्ट के चक्कर लगवाए उनसे। आपने देखा होगा कितने सीन्स थे, हम लोग को भी तरस आता था, इसलिए भारतीयों को तरस में उसको बहुत सपोर्ट किया। पता नहीं था ये इस तरह काम करेगा ये। तो अभी ये उतरे खुंदस के मूड में। तो ही हैज वेरी फ्यू पीपल नो इन इंडिया एंड अदर मीडिया में, ही इज टेकिंग ए रिवेंज अगेंस्ट द क्राउन, द ब्रिटिश क्राउन, क्योंकि सारे ट्रम्प के टॉर्चर में उनका हाथ था। तो ही इज डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग दैट दे स्टैंड फॉर, इंक्लूडिंग वेटिकन बैंक की फंडिंग रोक दी उन्होंने अमेरिका से। सो एंड ही हैज डन एवरीथिंग पॉसिबल टू डिसलॉज देयर सुपरिंटेंडेंट्स, और उनको ये दिखाया कि भाई तुम्हारी औकात क्या है। आई वांट टू शो यू द औकात। ग्रीनलैंड बड़ा उछलते थे, तो ग्रीनलैंड पे उन्होंने किया। फिर उन्होंने वेनेजुएला पे, सारी कंपनीज में आप देखिए कहीं भी ब्रिटिश नहीं है, एक भी जगह ब्रिटिश ने को नहीं रखा। तो ऑलमोस्ट इन द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन माइंड इज फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश अगेन, इज 1776 मूवमेंट अगेन फॉर देम। लेकिन चक्कर क्या हो गया कि इतने सैंक्शंस के चक्कर में डॉलर की वैल्यू चली गई। अगर डॉलर रहता स्ट्रांग, बिलीव मी, ये और भी गंदा सीन होने वाला था पूरी दुनिया के लिए। बट अब इकोनॉमिक डिसीजन लेने पड़ेंगे उनको, स्ट्रांग डिसीजन लेने पड़ेंगे। बट स्टिल ये जो बैकग्राउंड है टेड क्रूज का, ये टेड क्रूज बार बार फंसते हैं। ये भी संजय राउत है, पार्ट 2 ऑफ अमेरिकन पॉलिटिक्स, ओके। ये भी संजय राउत है, ऐसे बहुत सारे संजय राउत है। एक दूसरा है आपका लिंडसी ग्राहम, वो भी संजय राउत पार्ट 1। मतलब उनको देना पड़ेगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ये अमेरिकन पॉलिटिक्स फिल्ड विद सच पीपल। तो ये इसलिए स्टेटमेंट को मेरे हिसाब से भारत के लोग, तो जो ऑफिसर्स हैं तो सब जानते ही हैं, रिजेक्ट कर देंगे, इज इररिलेवेंट, क्योंकि एनीवन हु इज इन पावर इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो बेसेंट एंड नवारो इज मोर इम्पोर्टेंट देन देम। तो उन्होंने टैरिफ लगाया, दैट मीन्स इट्स अ ट्रम्प्स डिसीजन, नोबडी एल्सेस डिसीजन। तो इसलिए भारत, प्रधानमंत्री मोदी ने फोन नहीं उठाया। उनको मालूम, मैंने इसलिए बताया तब इतनी बड़ी स्टोरी इसलिए आपको सुनाई कि मोदी जी को मालूम, तो मोदी जी ने फोन नहीं उठाया, क्या बात करेंगे फिर? आपका डिसीजन, आप झूठ कितना भी बोलना है बोलो। पर एक चीज और है कि अब जो 25% टैरिफ हटा देंगे भारत पर, क्योंकि रशिया से भारत ऑयल कम खरीद रहा है, और फिर जैसे अभी ईयू के साथ जो डील कल परसों में होने वाली है, मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स क्या कहा जा रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है इस वक्त आपको लगता है कहीं ना कहीं थोड़े बैकफुट पर है डील के मामले में? क्योंकि अभी डावोस में कह रहे थे कि मोदी बड़े अच्छे हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और बहुत जल्द हमारे बीच में बहुत अच्छी डील होने वाली है। तो कब होगी, और अच्छी डील का मतलब क्या है अमेरिका के लिए? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकन एजुकेशन ने मार दिया और उनके एडवाइजर ने मार दिया। ना भारत मेक्सिको है, ना भारत कनाडा है, ना भारत यूके है, ना भारत यूरोप है, ठीक है। अपने लोगों को आपको जैसा ट्रीट करना है करो, लेकिन भारत अलग देश है।
इमेजिन करिए यूरोप की पॉपुलेशन, पूरे यूरोप को प्लस पूरे नॉर्थ अमेरिका को, पूरे साउथ अमेरिका को भी ऐड कर दूं तो भारत से छोटे। सो वी आर टॉकिंग अबाउट ए वेरी बिग लेवरेज। तो हम भारतीयों को समझना चाहिए, कल को अगर भारतीय नेवी अपना शिप भेजती है अटलांटिक में, बिलीव मी वो रशिया से ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे इंडिया को। ओके वो ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी की है, और उनके जो इंडियन अमेरिकन एडवाइजर्स हैं मैं उनको भी बोलूँगा कि आप लोगों ने बहुत ही गलत एडवाइस किया है टू गो फॉर इट, क्योंकि वो लोग भी इन्वॉल्व होंगे कहीं ना कहीं। उनको तो मालूम था, कुछ लोग तो कैंपेन भी कर रहे थे सोशल मीडिया पे $5 मिलियन दे के गोल्फ देखने के लिए, कि गोल्फ देखने कैसे, वो भी वो उनको हर होल पे जाने की इजाज़त नहीं थी, ओनली वन प्लेस यू कुड मीट देम 1 मिनट के लिए। सो सो दिस इज ए बिग फॉरेन पॉलिसी फियास्को। और ऐसा नहीं है कि भारत कोई क्या, मतलब आपको लगता है कि भारत के जो फॉरेन ऑफिसर्स हैं, मैं तो सिर्फ ऑफिसर्स की बात कर रहा हूँ, मंत्रियों की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्या वो आपको स्टडी नहीं करते? वो सारे जेएनयू वाले हैं, वो आपको बारीकी से देख देख के आपकी हर लाइन को डायसेक्ट कर रहे होंगे, वो आपकी हर पॉलिसी को। क्या 25% आप रिमूव कर देंगे तो कुछ हो जाएगा? वो तो आपको 2-3 कंपनीज बेचनी पड़ेंगी तब भारत बात करेगा, समझे आप? अभी लॉकहीड मार्टिन भेज रहे हो, जी भी भेज दो ताकि हम तेजस यहीं पे बनाए, जी के इंजन। इस तरह के नेगोशिएशन भारत कर रहा होगा विद व्हाट ऑल वी हैव सीन सो फार। पीयूष गोयल जी बोल रहे होंगे कि जो यूनिट आपका G404 इंजन बनाता है तेजस के लिए, उस यूनिट को ही भारत एक्सपोर्ट कर दो, ये डिस्कशन चल रहा होगा। तो प्राइस विल बी वेरी हैवी, नॉट जस्ट 25%, कि भारत को विदाउट रिड्यूसिंग द टैरिफ हमारा ट्रेड आपसे 22% बढ़ा है हमारा एक्सपोर्ट। Why will it reduce? Why would we want more tariff? जितना टैरिफ लगाओगे उतना ज्यादा बिकेगा हमारा सामान, अंडरस्टैंड? प्लस हमारा प्रॉफिट्स हम यूरोप से भी कमाएंगे। जैसे ये डील साइन होता है विद इन 2 years वी आर एक्सपेक्टिंग हमारा जो एनुअल एक्सपोर्ट्स है $50 बिलियन ज्यादा होने वाला है। सो व्हेन इट इज गोइंग बियॉन्ड $50 बिलियन, तो व्हाई विल वी वांट टैरिफ रिडक्शन? हम तो चाहते हैं कि आप 100% करो प्लीज, समझे आप? जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना हम कंपनीज खरीदने वाले हैं। सो डोनाल्ड ट्रंप they got caught. They got caught. Sweetness of Piyush Goyal ji and iron fistedness of Nirmala Sitharaman, उनको नहीं भूलिए, वो सामने नहीं रहती, but she is the finance minister of India. Okay, तो I think they are totally caught now. अब वो सरजी गोर को तो समझ में नहीं आएगा कब तक हो रहा है, बर्गर खाने वाला कहाँ बुद्धि होती है उसकी, उसको समझ में नहीं आएगा जब कौन काम कर रहा है ना, कौन काम कर रहा है, क्या कोई फॉरेन सेक्रेटरी काम कर रहा है, या जॉइंट सेक्रेटरी काम कर रहा है, या सीनियर ऑफिसर काम कर रहा है, या फिर मिनिस्टर काम कर रहा है। सो उनको समझ में नहीं आएगा। सो द पॉइंट इज भारत वुड लाइक ए स्टेटस को, आप लगा के रखो, बढ़ाते रहो, 10% बढ़ाओ, 5% बढ़ाओ, 30% बढ़ाओ, जहां भी हमको मौका मिलेगा हम भी लगा देंगे। और जिस दिन भारत की सैंक्शंस पॉलिसी बन गई, अंजू जी मैं आपको बता रहा हूँ, दैट विल बी द सोने पे सुहागा। अब बकवास करो, 0.5% में बढ़ा रहे हैं बस, ये सैंक्शन पॉलिसी हो जाए स्टैंडर्ड, ये सब लाइन पे आ जाएंगे, सारे रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन बंद, सारे पप्पू की फ्री ट्रिप्स बंद, सब बंद हो जाएंगी। मतलब वही ना कि अपने ही जाल में डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं। पर अभी जो इन्होंने वो जो पीस प्रोजेक्ट क्या बना रखा है गाजा के लिए, भारत तो उसमें शामिल नहीं हुआ। $1 बिलियन की बात हो रही थी, सारे के सारे मिडिल ईस्ट के पिछलग्गू देश उसमें शामिल हो गए। तो भारत ने जो स्टैंड लिया है, भारत के साथ चाइना ने भी इनकार किया, हालांकि इनवाइट तो उसको भी था, बाकी वो फ्रांस वगैरह भी हैं। तो भारत के लिए वो फायदेमंद सौदा है कि उससे दूर रहा जाए। ट्रंप को औकात दिखा दी भारत ने। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, क्योंकि वो तो रियल एस्टेट डील है, सबको मालूम है कि आप गाजा को बॉम्ब करते हो, आप डिस्ट्रॉय करते हो, हम क्यों बनाए? फिर उन्होंने बड़ी चालाकी से उसमें यूक्रेन भी ऐड कर दिया। भाई वाई, हमने तो यूक्रेन वॉर शुरू नहीं किया, यूक्रेन वॉर तो आप लोगों ने शुरू किया। विक्टोरिया न्यूलैंड का जेलेंस्की को लेकर आए, फिर उन्होंने सारा की उर्सुला वॉन लेडर लेन इन्होंने शुरू किया, मार्क रूट अभी तो भारत में डोसे खा रहे हैं। लेकिन दीज आर द पीपल हु स्टार्टेड। व्हाई विल इंडिया इन्वेस्ट इन क्लीनिंग योर मेस? हम $1 बिलियन का कहीं और इन्वेस्ट करेंगे हमारे डोमेस्टिक प्रोजेक्ट में। सो भारत डजंट नीड टू डू दैट। और मेरे हिसाब से तो यही डिसीजन आएगा। एक्चुअली डिसीजन कुछ और आएगा, हम स्टडी कर रहे हैं, वो तो सालों तक स्टडी करते रहेंगे भारत के। आपको मालूम है किस तरह हमारे
सब जो हमारे एक्सपर्ट लोग हैं कैसे स्टडी करते हैं, एक लाइन एक दिन में पढ़ेंगे तो लिखते रहो तुम जितना लिखना है। सो आई थिंक इसे इसे भारत के लिए फायदेमंद नहीं है। और मेरे हिसाब से बोर्ड ऑफ पीस कौन सा पीस रिजॉल्व करने जा रहे हैं वो नहीं दिख रहा ना किसी को। तो अब बोर्ड ऑफ पीस की आप बात कर रहे हैं, ओडेसा तो रशिया ने ले लिया, ब्लैक सी में सारे एक्सपोर्ट्स बंद यूक्रेन के। यूक्रेन के अंदर जो गरीबी अब छाएगी अगले 40 साल में, तो यूक्रेन फ्री में बिक जाएगा। फिर बोलेंगे कोई यूक्रेन नहीं चाहिए। यूक्रेन की सबसे वैल्यूएबल लैंड्स आर विद रशिया टुडे। ओके, सो बोर्ड ऑफ पीस कौन सा कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने वाला है? वैसे हाइफा में कॉफी बड़ी अच्छी मिलती है बाय द वे, तो गाजा में क्या कॉफी शॉप्स खुलने वाली? खरीदने कौन आएगा? आपको क्या भरोसा नहीं है कि, क्योंकि अमेरिका ने दोनों साइड को फंड किया है, आपको मालूम ही है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स टू पैलेस्टाइन, मिलियंस ऑफ डॉलर्स टू इजराइल। अगर इजराइल को 1 बिलियन दिया, उनको $100 मिलियन दिया, 1 बिलियन दिया, इधर 100 मिलियन दिया। दे हैव डन दैट फॉर इयर्स। तो भारत, व्हाई विल भारत गेट इन्वॉल्वड ओवर देयर? बिल्कुल, देयर इज नो लॉजिक रीजन फॉर दैट एनीवे। वो तो इंदिरा गांधी की बेवकूफी थी कि पीएलओ के यासर अराफात को उन्होंने प्लेन गिफ्ट किया, और उस प्लेन का क्या हुआ? बिक गया वो, एंड उसका पैसा किधर गया? उनके ही बच्चों के अकाउंट्स में इन द यूएस। ओके, और वो क्या क्या करते हैं वहां पे यूएस में, आप देख लीजिए, अयाशी देख लीजिए उन लोगों की। सब लॉस एंजलिस में है, तो मेरे घर के 2 घंटे दूर। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि अभी भारत इज इन अ डिफरेंट स्पेस। हमारे पास बड़ी प्रॉब्लम्स हैं कि ज़्यादा ज़्यादा लोगों को गरीबी से निकाला जाए, एजुकेशन पहुंचे, मेडिकल फैसिलिटीज पहुंचे, तो आवर फोकस इज देयर। 1 बिलियन इज अ लॉट ऑफ मनी इन इंडिया। बिल्कुल। तो इसलिए हमारा फोकस तो वहीं पे रहेगा। बोर्ड ऑफ पीस बनाते रहो, हम तो स्टडी करते रहेंगे, आप बनाते रहो, जो बनना है बनाओ, हम स्टडी करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। भारत बिल्कुल फर्म स्टैंड पर है, और धीरे-धीरे करके वो लोग जो कहते थे कि हर बात पर रिएक्ट करें पीएम मोदी, बोलते क्यों नहीं है? डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि मैंने तो सीज़ फायर करवाया, पीएम मोदी क्यों नहीं बोलते? पीएम मोदी क्यों नहीं बोलते? वो जो हमारे विपक्ष के पप्पू-शप्पू हैं, वो यही बोलते रहते थे ना हर 2 मिनट बाद, क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोल। अब उनको समझ में आ रहा होगा कि चुप रहकर कैसी मार मारी है भारत ने अमेरिका को, कि अब सब कुछ खुलकर सामने आ रहा है। खुद ही वो वीडियो, ऑडियो लीक कर रहे हैं कि हम तो कहते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका भी तो मकसद होगा ना कि भई बताया जाए कि नहीं, हम तो ऐसे ले लिया ये डिसीजन हमने। तो पूरी तरह से एक्सपोज़ हो गया ट्रम्प का खेल, और हमारे देश के अंदर भी एक विपक्ष है जो हर बात पर सवाल उठाता है, वो भी एक्सपोज़ हो रहा है इसके बहाने। आपने सर समय निकाला, बहुत ही विस्तार से इस विषय पर बड़ी अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम एंड हैप्पी रिपब्लिक डे। आपको भी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।